एक समय था भारत और चीन दोनों ही आर्थिक संकट से जूझ रहे थे, लेकिन चीन में जो आज ये विकास देख रहे हैं इसकी नींव जो है 1978 ईस्वी में ही रख दिया गया था। जब 1976 ईस्वी में माओ जेडोंग की मृत्यु के बाद देंग सियाओपिंग ने चीन की कमान संभाली। देंग सियाओपिंग ने अपने देश में देखा द्वितीय विश्व युद्ध और गृह युद्ध के कारण आर्थिक बदहाली, भूखमरी, अत्यधिक मुद्रास्फीति और सामंती जमींदारी प्रथा ने वहाँ के ग्रामीण समाज को जकड़ रखा था और वहाँ पे साम्यवादी विचारधारा, पूंजीवाद और निजी कंपनियों का विरोध कर रही थी। उस टाइम पे वहाँ के लोगों ने पूरी तरह से सोवियत का मॉडल अपना रहा था, जिसमें निजी कंपनियों के लिए कोई जगह नहीं थी। देंग सियाओपिंग ने देश को बदलने के लिए और इन विचारधाराओं को खत्म करने के लिए दो मुख्य सिद्धांत दिए। पहला, अपनी ताकत को छिपाओ, अपना समय काटो, हाइड योर स्ट्रेंथ, बाइड योर टाइम। दूसरा, बिल्ली काली है या गोरी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक वो चूहे पकड़ रही है। देंग सियाओपिंग ने इन सिद्धांतों और अपने भाषण से पूरी चाइना के लोगों का विचार बदल दिया और कहा कि अगर कोई भी पूंजीवादी विचारधारा हमारे देश में भुखमरी को खत्म करती है तो हम उन्हें अपनाएंगे। अगर कोई भी निजी कंपनी हमारे देश की गरीबी मिटाती है तो हम उन्हें आने देंगे। इन विचारधाराओं के साथ उन्होंने इंडिया से 13 साल पहले 1978 ईस्वी में ओपन द डोर पॉलिसी अपनाई और पूरी दुनिया की कंपनियों के लिए अपना द्वार खोल दिया। चीन शुरू से ही समझदारी और कूटनीति से इन 7 चीज़ों पे बारीकी से काम किया, जिसमें पहला है आर्थिक कूटनीति। चीन को बहुत अच्छे से पता था अगर हम अभी से किसी देश के साथ युद्ध करेंगे या किसी भी तरह के युद्ध में उलझेंगे तो हमारे देश का विकास रुक जाएगा। इसीलिए उन्होंने 1978 ईस्वी के बाद अभी तक ना किसी देश में भाग लिया, ना ही किसी देश से युद्ध किया। पूरा ध्यान अपने देश के विकास पे दिया। दूसरा है शिक्षा और मानव संसाधन। चीन ने शुरू से ही स्टेम पर काम किया। स्टेम का मतलब होता है कि S फॉर साइंस, T फॉर टेक्नोलॉजी, E फॉर इंजीनियरिंग, M फॉर मैथमेटिक्स। चीन ने इन 4 चीज़ों पे बेहतरीन तरीके से काम किया, जिसके वजह से आज भारत और अमेरिका से भी ज़्यादा चाइना में इंजीनियर और वैज्ञानिक तैयार हो रहे हैं। और उन्होंने शुरू से ही अपने लेबर फोर्स को स्किल्स सिखाया जो वहाँ की कंपनियों में बेहतरीन तरीके से काम कर रही है। तीसरा है बुनियादी ढांचों का जाल। उन्होंने व्यापार से पहले रास्ता बनाओ की रणनीति अपनाई। चाइना ने 1990 से लेकर 2000 ईस्वी तक में बेमिसाल एक्सप्रेसवे, हाई स्पीड ट्रेन, बंदरगाह और बिजली का जाल बिछा दिया था। चौथा है बाजार के बदले तकनीक। चीन ने शुरू से ही एक कड़ा नियम बनाया, अगर कोई भी विदेशी कंपनी हमारे यहाँ काम करेगी तो सबसे पहले उसको हमारे देश के सरकारी कंपनी या यहाँ के स्थानीय कंपनी के साथ मिलकर या पार्टनर बनकर काम करना होगा। इस कूटनीति से चाइना ने धीरे धीरे विदेशी तकनीक सीख ली है। पांचवा है रिवर्स इंजीनियरिंग। और वहाँ के इंजीनियरों ने इतने चालाक थे कि विदेशी मशीनों को खोलकर एक एक पुर्जे को चेक किया और वैसा ही दूसरा मॉडल तैयार कर दिया जो मेड इन चाइना के नाम से जाना, जिसके वजह से चाइना ने इतनी तेजी से तकनीक और टेक्नोलॉजी का विकास कर पाया। छठा है अंतर्राष्ट्रीय BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए 140 से अधिक देशों में सड़क और बंदरगाह बना रहा है, जिससे वो पूरी दुनिया में बहुत तेजी से अपना सामान बेच सके। सातवां है कर्ज का कूटनीति। चीन ने शुरू से ही एक चाल चली थी जिसमें वो छोटे देशों को विकास के नाम पे भारी कर्ज दिया। जब वो देश नहीं चुका पाते थे तो उनके बंदरगाह और संसाधन पे कब्जा कर लेते थे, जिसका सबसे सटीक उदाहरण 2017 में श्रीलंका का हम्बनटोटा बंदरगाह है, जो चीन ने 2017 में 99 साल के लिए लीज पे ले रखा है। अब चाइना ने इस कूटनीति से भारत को घेरने का प्रयास किया है, क्योंकि चीन को बहुत अच्छे से पता था अगर कोई पड़ोसी देश हमें टक्कर दे सकती है भविष्य में तो वो है भारत। इसलिए भारत को घेरने के लिए बेहतरीन कूटनीति का प्रयोग किया और भारत को चारों तरफ से घेरने का प्रयास किया है। तो दोस्तों, हम अगले वीडियो में जानेंगे कि भारत ने चाइना के इस कूटनीतिक घेराबंदी का जवाब देने के लिए भारत ने क्या रणनीति अपनाई और क्या कूटनीति रणनीति अपना के उनका ये जवाब दे रही है। हम अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।